नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज इस वीडियो में हम मात्राएं, शब्द और वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। मात्राएं जो आप लोगों ने फर्स्ट स्टैंडर्ड में सीखी है ना, बस उन्हीं मात्राओं के बारे में और जानेंगे। अ से अ तक की मात्रा जो आप लोगों ने सीखी है उसी के बारे में हम और जानेंगे। आइए कुछ चित्रों को देखते हैं जिनके नाम आप जानते हैं। बच्चों, इन चित्रों के नाम उनके नीचे लिखे हुए हैं और इन चित्रों के नीचे जो उनके नाम लिखे हैं उन शब्दों में कुछ रंगीन चिन्ह यानी जिन्हें मैंने लाल रंग से हाईलाइट किया है वो आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। जैसे पहला चित्र है आइसक्रीम। आइसक्रीम में क्र पे जो मैंने मात्रा लगाई है वो बड़ी ए की मात्रा लगाई है। सेब में ए की मात्रा स पे लगी है। किताब, तोता और भालू, इन चित्रों के जो नाम हैं उनमें जो मात्राएं हैं मीन्स जो रंगीन चिन्ह हैं वो स्वरों की मात्राएं हैं। इन्हीं को हम मात्राएं कहते हैं। जब स्वर व्यंजन के साथ आता है तो वो इन चिन्हों के साथ आता है, यही मात्राएं कहलाती हैं। तो बच्चों, इन शब्दों को अगर मात्रा ना होती तो इन शब्दों को इस प्रकार से लिखा जाता। देखिए, प्रत्येक चित्र के नीचे दो तरीके से उनके नाम लिखे गए हैं। पहला मात्रा के साथ है, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि पहला जो चित्र है वो पहला जो नाम है वो मात्रा के साथ है ना, और दूसरा जो है वो बिना मात्रा के साथ, यानी वो वहाँ पे मात्रा ना आकर के स्वर अपने वास्तविक रूप में आया। यानी यहाँ बड़ी ई की मात्रा, यहाँ पे बड़ी ई है, यहाँ पे ए की मात्रा, यहाँ पर ए अपने यानी स्वर अपना मात्रा ना देकर अपने स्वयं के स्वरूप में आया है। यहाँ पे भी छोटी ई है तो यहाँ छोटी ई आ गई, यहाँ आ की मात्रा तो यहाँ पे आ। तो ऐसे प्रत्येक चित्रों के दो दो तरीके से नाम लिखे गए। एक तो मात्रा के साथ यानी स्वर एक चिन्ह दिया है और दूसरे में स्वर अपने वास्तविक रूप में है। तो जहाँ पे स्वर ने अपना विशेष चिन्ह नहीं दिया, आइए उन शब्दों को पढ़ के देखते हैं। आइसक्रीम, सेब, क ई ता आब। तो ये पढ़ने में अटपटे लग रहे हैं ना बच्चों, और हमें उस शब्दों को पढ़कर हंसी भी आ रही होगी। इसलिए स्वर जब व्यंजन से मिलते हैं तो इनका रूप बदल जाता है। ये जो आप लोग देख रहे हो, ये जो ई की मात्रा, ए की मात्रा है, छोटी आ की मात्रा, ओ की मात्रा, तो ये सब क्या हैं? ये स्वर का रूप बदल रहा है, वो एक विशेष चिन्ह के रूप में आ रहे हैं। और कब आ रहे हैं? जब ये व्यंजन से मिल रहे हैं, जिसे हम मात्रा कहते हैं। अब हम प्रत्येक स्वर और उनकी मात्राओं को देखेंगे और उन मात्राओं से बने शब्दों को देखेंगे। मात्राएं। स्वर जब व्यंजन से मिलते हैं तब इनका रूप बदल जाता है, एक विशेष चिन्ह के रूप में मिलते हैं। यानी जो मैंने अभी आपको पहले वाले चित्र में मतलब पहले वाले पेज में मैंने दिखाया था कि प्रत्येक चित्रों के नाम दो तरीके से लिखे गए हैं। एक तो स्वर जब मात्रा के रूप में आता है व्यंजन के साथ, और दूसरा बिना मात्रा के साथ, यानी स्वर जब अपनी मात्रा ना दे करके विशेष चिन्ह ना दे करके स्वयं उसका जो वास्तविक स्वरूप है यानी अ ई के रूप में जब आ रहा है उस तरह से। तो जब स्वर अपने विशेष चिन्हों को नहीं देता है तो वो शब्द पढ़ने में अटपटे लगते हैं। तो यही जो विशेष चिन्ह होते हैं, यानी जब स्वर व्यंजन के साथ आता है तो अपने जो इन विशेष चिन्हों को देता है उन्हें ही हम मात्रा कहते हैं, और यह बदला हुआ रूप ही मात्रा कहलाता है। बच्चों, अब आप लोग ये सोचते होंगे कि स्वर किस तरह से व्यंजन से मिलता है, तो मैं आइए आप लोगों को यहाँ पे उदाहरण दिखाती हूँ। जैसे अगर मैंने लिखा यहाँ पर आम, ठीक है, ये जो आम है इसमें ये जो आ है ये क्या है, यहाँ पे हम आ का साउंड कर रहे हैं यानी स्वर का साउंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे व्यंजन स्वर से नहीं मिल रहा है ना, इसलिए यहाँ पे आ अपने वास्तविक स्वरूप में है ना, यहाँ पे उसका कोई विशेष चिन्ह नहीं है।
लेकिन यही अगर मैंने बोला काम, तो यहाँ पर का यानी इस क को कौन से स्वर का मदद मिल रहा है, किस स्वर का साउंड आ रहा है, आ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क से आ का साउंड मिल रहा है। तो इस जगह पर व्यंजन जो है वो किससे मिल रहा है, स्वर से मिल रहा है। इसलिए ये जो आ की मात्रा है, इसलिए यहाँ पे स्वर अपने वास्तविक रूप में ऐसे ना आकर के कैसे आया है, एक स्टैंडिंग लाइन के रूप में आया है, एक खड़ी पाई के रूप में आया है। तो इन्हीं चिन्हों को हम मात्रा कहते हैं। तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से व्यंजन से स्वर मिलते हैं, और मिलते हैं तो विशेष चिन्हों के रूप में मिलते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं प्रत्येक स्वर, उनकी मात्रा, मात्रा के साथ व्यंजन और उनसे बनने वाले दो दो शब्द। पहला है अ। अब अ जो है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है, यानी अ अपना कोई विशेष चिन्ह नहीं देता है जब वो व्यंजन के साथ मिलता है। जैसे क में अ का साउंड आ रहा है, पर क्या कोई विशेष चिन्ह है उसका, नहीं। ख, ग, घ, यानी हमारे जितने भी व्यंजन हैं, अगर हमें उनका उच्चारण करना है तो हमें अ स्वर की मदद चाहिए, क्योंकि व्यंजन वास्तव में कैसा है, वो आधा है, वो हल चिन्ह के साथ है। बिना स्वर के व्यंजन कुछ भी नहीं है, हम उनका उच्चारण नहीं कर पाएंगे। अब हम इससे दो शब्द देखते हैं, मन और धन। अब आते हैं आ। तो ये जो आ है ये किस विशेष चिन्ह के रूप में आता है जब वो व्यंजन से मिलता है, एक खड़ी पाई के रूप में। यहाँ पे देखिए क, और क को जब भी आ का साउंड मिला, का, यहाँ पे व्यंजन स्वर से आ के साउंड के रूप में मिल रहा है। तो यहाँ पे वो स्वर क आ नहीं लिख रहे, हम क्या लिख रहे हैं, क के साथ उस व्यंजन के साथ स्वर का जो चिन्ह है, आ का जो चिन्ह है खड़ी पाई, वो लगा रहे। तो हो गया का। दो शब्द हैं, मामा, खाना। इसी तरह सारे जितने भी स्वर हैं, इन सब के अपने अपने चिन्ह हैं, जो व्यंजन के साथ जब मिलते हैं तो इन्हीं चिन्हों के रूप में मिलते हैं। जैसे छोटी ई, इसकी मात्रा इस तरह से है कि, दो शब्द किताब, तितली। बड़ी ई, इसकी मात्रा व्यंजन के बाद में लगती है, की, खीर, तीर। छोटा ऊ, इसकी मात्रा व्यंजन के पैरों पर लगती है, कु। दो शब्द गुलाब, गुड़िया। बड़ा ऊ, इसकी भी मात्रा जो है व्यंजन के पैरों पे लगती है, कू। चूहा, तरबूज। री, ये देखो बच्चों, यहाँ पे जो री की मात्रा है ये सी के जैसे, ये भी व्यंजन के पैरों में लगती है, क्री। वृक्ष यानी पेड़, गृह यानी घर। यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये री है। आप लोग मराठी में जो है क्या पढ़ते हैं, वृक्ष, गृह, तो वो मराठी है, लेकिन हिंदी में हम री का उच्चारण करते हैं, वृक्ष, गृह। ठीक है, रू का उच्चारण हम नहीं करते। अब ये है ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है और एक सिंगल मात्रा होती है, के। शब्द है खेत, रेलगाड़ी। वैसे है कै, सॉरी ए। तो यहाँ पे भी ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर लग रही है, डबल मात्रा। व्यंजन के साथ स्वर है कै। दो शब्द पैर और सैनिक। अब यहाँ पे है ओ, यानी ये व्यंजन के बाद में लगती है, को। दो शब्द हैं मोर, कोयल। औ की मात्रा भी व्यंजन के बाद में लगती है, डबल मात्रा लगती है उसके ऊपर, सिर के ऊपर, और ये बनेगा कौ, पौधा और मौसम। तो बच्चों, अब आप लोगों को ये देख के समझ में आ गया होगा कि किस तरह से व्यंजन स्वर से मिल रहे हैं और किस कंडीशन में, किस परिस्थिति में हम वहाँ पे व्यंजन के साथ स्वर अपने वास्तविक रूप में ना आकर के अपने विशेष चिन्हों के रूप में आ रहा है। विशेष चिन्ह यानी जो आप लोगों ने अ से औ तक की मात्राएं सीखी है, उन्हें ही यहाँ पे विशेष चिन्हों का नाम दिया जाए। तो यही विशेष चिन्ह जो है वो मात्रा कहलाते हैं। आइए कुछ और चीज़ें हैं इनके बारे में जो ध्यान देने योग्य हैं, उन्हें हम देखते हैं।
सभी मात्राओं को लगाने का तरीका अलग है। आप लोगों ने अभी पिछले वाले स्लाइड में देख लिया है कि सभी मात्राओं को लगाने का तरीका अलग है। कैसे? कुछ मात्राएं व्यंजनों के ऊपर लगती है और कुछ नीचे। व्यंजनों के ऊपर कौन कौन सी मात्राएं लगती है? जैसे ए की मात्रा, ए की मात्रा, ये व्यंजनों के ऊपर लगती है। और जो व्यंजन के नीचे लगती है वो री है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है। और कुछ व्यंजनों के आगे लगती है। आगे लगती है जैसे छोटी ई की मात्रा हो गई, और कुछ उनके पीछे यानी उनके बाद में बड़ी ई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। अब हम आते हैं दूसरे नंबर पे। हमारा जो व्यंजन र है ना, यहाँ पे र हल चिन्ह के साथ नहीं है क्योंकि हमें इसका उच्चारण करना है, इसलिए हमने यहाँ पे हल चिन्ह का प्रयोग नहीं किया। तो ये र है, अ के साथ मिला हुआ है, अ साउंड के साथ। तो र में ऊ की और ऊ की मात्रा उसके पैरों पे नहीं लगती। बाकी के व्यंजनों में ऊ और ऊ की मात्रा उसके पैरों पे लगती, पर र में ऊ या ऊ की मात्रा कहाँ लगेगी? उसके पेट में लगती है। देखिए यहाँ पे अभी र, यहाँ पे हल चिन्ह लगाया है, हमने इससे स्वर की मदद छीनी है। और यहाँ पे कौन सा स्वर दिया है र को? ऊ, छोटा ऊ, तो क्या बन गया? रू। यहाँ पे र हलंत के साथ है, इसमें बड़ा ऊ मदद कर रहा है, तो क्या बनेगा? रू। अब यहाँ पे दो शब्द, रुपया, रुई, रूप, अमरूद। री की मात्रा, री से ऋषि वाला री, उसकी मात्रा हमेशा व्यंजन के नीचे यानी पैर पर लगती है। जैसे यहाँ पे क है, क से हमने री की मात्रा अगर अलग की तो यहाँ पे क्या हो गया? क के नीचे हल चिन्ह हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने उससे री को अलग किया है। तो क्या बन गया जब वो क री के साथ जुड़ेगा? क्रीम। दो शब्द, कृपा, कृष्णम। और अस्वर की मात्रा नहीं होती है, जो मैंने आप लोग को पहले ही बताया है कि अ अपना जब व्यंजन से मिलता है तब वो कोई विशेष चिन्ह नहीं देता, सिर्फ एक साउंड के रूप में उसके साथ जुड़ जाता है। तो बच्चों अभी आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि मात्रा जो है वो एक तरह से विशेष चिन्ह है। किसका विशेष चिन्ह है? स्वर का विशेष चिन्ह है। और वो कब लगता है? जब वह व्यंजन के साथ आता है, यानी जब वह व्यंजन के साथ आता है, एक साउंड के रूप में आता है, हम उसका उच्चारण करते हैं, व्यंजन से मिलता है जब वो, तब स्वर उन विशेष चिन्हों को देता है। क्योंकि व्यंजन का अगर हमें उच्चारण करना है तो हमें स्वर की मदद चाहिए। तो यहाँ पे व्यंजन की मदद सारे स्वर करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं शब्द पे। यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया मात्रा है। अब हम आते हैं शब्द पर, देखेंगे कि शब्द कैसे बनते हैं। बच्चों यहाँ पे आप लोगों को दो उदाहरण दिख रहे हैं, तो आइए पहले उदाहरण पर। ता, कि, ब, ये तीन वर्ण यानी अक्षर, जो आप लोगों ने पहले स्लाइड में, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्ण क्या होता है ना, अक्षर होते हैं। और वो क्या होते हैं? हमारे ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं, सबसे छोटे रूप होते हैं, जिनके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। पर यहाँ पे भी ये वर्ण हैं, ये सबसे छोटे रूप नहीं है, इनका और टुकड़ा किया जा सकता है ना। तो आइए हम इन अक्षरों को देखते हैं। ता, कि, ब। तो इन तीन अक्षरों को मिला के यहाँ पे एक शब्द बना ताकिब। दूसरा है त, धन, ली, धन, ती। क्या शब्द बना? तलीति। तो बच्चों ये ताकिब और ये तलीति, ये इन दोनों शब्दों को आपने कभी सुना है क्या? इनका कोई अर्थ होता है क्या? नहीं होता है ना, क्योंकि ये कोई शब्द है ही नहीं। तो ताकिब या तलीति ये कोई शब्द नहीं है, क्योंकि इनका कोई अर्थ ही नहीं है। अब ये शब्द तब कहलाते जब इनका कुछ ना कुछ अर्थ होता। लेकिन यदि हम इन्हीं वर्णों को एक सही क्रम में रख दें तो ये शब्द कहलाएंगे, और ये शब्द तभी कहलाएंगे जब इसका मीनिंग हो। उदाहरण है कि ता, ब, क्या शब्द बना? किताब। किताब एक शब्द कैसे बन गया? यहाँ भी तीन अक्षर का मेल हो रहा है, यहाँ भी तीन अक्षरों का मेल हो रहा है, पर यहाँ पे क्या है? शब्द का मीनिंग नहीं है, उसका अर्थ नहीं है ना, इसलिए ये शब्द नहीं कहलाएगा। जब वर्णों का मेल तो हो रहा है, और वर्णों के मेल होने पर जो शब्द बन रहा है वो शब्द तब कहलाएगा जब उसका अर्थ हो। बिना अर्थ का वर्णों का अगर मेल होगा भी
तो वो शब्द नहीं कहलाएगा। जैसे तितली, क्या शब्द बन गया? तितली। यहाँ पे वही क्या था? तली थी, तो इसका कोई मीनिंग था क्या? नहीं था, है ना। यहाँ पे इसका कोई मीनिंग नहीं था। यहाँ पे ये इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी वर्णों का मेल हो रहा है पर इनका मीनिंग नहीं है। यहाँ पे भी वर्णों का मेल हो रहा है पर यहाँ पे क्या है? इसका मीनिंग है, इसका भी मीनिंग है। यानी वर्णों का मेल तो होगा पर जब उन वर्णों के मेल से जो शब्द बनेगा उसका कुछ ना कुछ अर्थ होगा, तभी वह शब्द कहलाएगा, नहीं तो वह शब्द नहीं कहलाएगा। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया। अब आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों से बने ऐसे समूह को शब्द कहते हैं। अभी समूह यानी आप लोगों को पता है ग्रुप को हिंदी में बोलते हैं समूह। तो यहाँ पे दो या दो से अधिक वर्ण है ना शब्द। जैसे दो वर्ण वाले कैसे शब्द बन जाएंगे? एक, चार, ये दो अक्षरों से मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दो या दो से अधिक जो शब्द बने हैं वर्णों का समूह, यानी कि ता ब, ये दो से अधिक कितने वर्णों का समूह बन रहा है? 3 वर्णों का। और एक शब्द बन गया किताब। तो दो या दो से अधिक वर्णों से बने ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य हो। अगर अर्थ नहीं होगा तो वो शब्द नहीं कहलाएगा। फिर आप कितने ही वर्णों का मेल कर दो, आप अपने मन से कुछ भी शब्द तैयार कर लो, पर वो शब्द तब तक नहीं कहलाएगा जब तक उसका अर्थ ना हो। तो शब्द वह है जो दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बने और उसका कुछ ना कुछ अर्थ हो। तो अब आप लोग को बच्चों यहाँ से पर समझ में आ गया होगा कि वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं, पर वो शब्द तब कहलाएंगे जब उसका कुछ ना कुछ अर्थ हो। अब हम आते हैं वाक्य पर। वाक्य बच्चों, जैसे हम लोगों ने शब्द में देखा था कि वहाँ पे वर्णों का मेल हो रहा है और वो शब्द तब कहला रहे हैं जब उनका अर्थ हो। सेम वैसे ही वाक्य में किसका मेल होगा? शब्दों का मेल होगा। लेकिन शब्दों का मेल यहाँ भी होगा, पर अगर उस वाक्य का मीनिंग ही नहीं निकलेगा तो वह वाक्य नहीं कहलाएगा। आइए हम पहले यहाँ पे आते हैं उदाहरण पे। कमल 7 बच्चों खेल के है रहा। यहाँ पे कितने शब्दों का समूह है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 शब्दों के समूह से यहाँ पे एक वाक्य तैयार किया गया, पर क्या इसका कुछ अर्थ निकल रहा है? नहीं ना। शब्दों का तो समूह यहाँ भी बना पर इसका कोई भी अर्थ नहीं है, निरर्थक शब्द समूह है ना। शब्दों का जो समूह तो हुआ है पर उसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए यह वाक्य नहीं कहलाएगा। पर इन्हीं शब्दों को अगर हमने सही क्रम में लिख दिया, जैसे कमल बच्चों के साथ खेल रहा है, तो ये सार्थक है, यानी अर्थ के साथ है। तो ये सार्थक शब्द समूह हो गया, इसलिए यह वाक्य कहलाएगा। एक और उदाहरण देखते हैं। सत्य विजय होती से है। यहाँ भी शब्दों का समूह है पर इसका वो कोई अर्थ है नहीं है, निरर्थक है, बिना अर्थ के, इसलिए क्या ये वाक्य कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। अगर हम इन्हीं शब्दों को सही क्रम में लिख दें, सत्य से विजय होती है, तो यह वाक्य कहलाएगा क्योंकि इसका अर्थ निकल रहा है। तो वाक्य की परिभाषा है दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक शब्दों का मेल तो होगा लेकिन उसका अर्थ होना चाहिए, तभी वह वाक्य कहलाएगा। बच्चों, अब एक चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है कि शब्द में वर्णों का मेल होता है और उसमें भी अर्थ होना चाहिए। वाक्य में शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा वाक्य कैसे होगा। आप लोग कई सारे शब्द लिखोगे तभी तो वाक्य बनेंगे ना। तो वाक्य में कई सारे शब्दों का मेल होता है, लेकिन वो एक निश्चित क्रम में होने चाहिए। निश्चित क्रम में वो तभी होंगे जब उनका कुछ ना कुछ अर्थ होगा, है ना। तो अगर बिना अर्थ के होंगे तो वो अपने क्रम में नहीं रहेंगे। तो आइए हम यहाँ पे शब्द और वाक्य में एक छोटा सा डिफरेंस है, उसको देख लेते हैं, जिससे ये हमेशा आपके दिमाग में रहेगा, आपको याद करना आसान रहेगा।
यहाँ देखिए शब्द, शब्द क्या है? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, यानी वर्णों के मेल को शब्द कह रहे हैं पर वह अर्थ के साथ हो। और वाक्य क्या है? वो शब्दों का सार्थक मेल है, यानी शब्दों का मेल तो है पर वह अर्थ के साथ हो तो वह वाक्य कहलाएगा। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जो मात्राएं, शब्द और वाक्य के बारे में समझाया है वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, या ये बोल सकती हूँ समझ में आ गया होगा। आप एक बार फिर से इस वीडियो को देखिएगा, जिससे जो भी थोड़े बहुत डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे, आप लोग को समझ में आ जाएंगे। तो बच्चों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो तब तक के लिए धन्यवाद।